हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 28 फरवरी 2025 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं एज़ यूजुअल आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप लोग कुछ भी नया सीख रहे हैं, कुछ हेल्प आपको मिल रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमें भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जितना भी हो सकता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है और यहाँ पर जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ दी गई है वो ये है कि मणिपुर एथनिक मिलिशिया टर्न्स इन ह्यूज कैश ऑफ लूटेड वेपन्स। आपको पता होगा कि मणिपुर में ये जब से ये घटनाएं शुरू हुई हैं, मतलब लास्ट ईयर 2022 में जब ये 2023 में जब ये वहाँ पर जो दो वहाँ के एथनिक ग्रुप्स हैं, दैट इज़ मैती एंड कुकीज़, उनके बीच में जब से ये हम मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फाइटिंग शुरू हुई है ना, तो तब से ही वहाँ पर इस तरीके का जो सरकारी ये थे हथियार थे ये इनको लूटा गया था। और अभी वहाँ पर कुछ समय पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो उसके बाद ये कहा गया था कि जिनके पास भी इस तरीके के जो सरकारी खजानों से लूटे गए हथियार हैं उनको वापस किया जाए। तो यहाँ पर एक एथनिक मिलिशिया है जिसका नाम है आरामबाई तेंगोल, ठीक है, इन्होंने 246 वेपन यहाँ पर सरेंडर कर दिए। अब इससे बेसिकली एक फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर जो क्लैशेस चल रही हैं, है ना, जो इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं वो कम होंगी, ठीक है। बाकी आगे इससे और क्या बेनिफिट्स या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीच में ऐसा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। इकोनॉमी के पेज पर मैं आपको एक अपॉइंटमेंट हुआ है नया, उसको बताता हूँ, फिर हम लोग सीधे एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए फाइनेंस। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ मुझे आपको और बतानी थी, सॉरी वो मिस हो गई, वो वर्ल्ड पेज पर है। मैं छोटी सी एक न्यूज़ और बताता हूँ आपको, क्योंकि कभी कभार यूपीएससी इस तरीके के सवाल भी पूछ लेता है, और वो ये है, दैट इज़ नंबर ऑफ बर्थ्स इन साउथ कोरिया रिबाउंडेड इन 2024 फॉर फर्स्ट टाइम इन नियरली अ डिकेड। ठीक है, जैसे यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है, वो जैसे लास्ट ईयर भी आई थिंक एक सवाल आया था कि कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए थे और उनमें से पूछा गया था कि इनमें से सबसे ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन जो है वो किस देशों में है। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है वो ये लिखा गया है कि 2024 में साउथ कोरिया में वापस से जो नंबर ऑफ़ बेबीज़ बॉर्न हुए हैं उनकी संख्या में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, उनके नंबर्स में इंक्रीज़ हुआ है। और ऐसा यहाँ पर 2015 के बाद, यानी कि 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। इनकी जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, साउथ कोरिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2024 में 0.75 पहुँच गया। फर्टिलिटी रेट का मतलब आई होप आप समझते हैं। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, जिसको हम रिप्लेसमेंट रेट के नाम पे जानते हैं, 2.1 होता है ना। तो यहाँ पर ये 0.75 है और वो भी 2024 में जब ये इंक्रीमेंट हुआ है तब। 2023 में ये वैल्यू सिर्फ 0.72 थी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक मतलब ऐसे ही जैसे वर्ल्ड न्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर जो पॉपुलेशन है या फिर जो आप कह सकते हैं जो यंग वन की पॉपुलेशन है वो वापस से रिबाउंड करनी शुरू हुई है, दैट इज़ इन साउथ कोरिया, ठीक है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि साउथ कोरिया का जो फर्टिलिटी रेट है हैज़ बीन द लोएस्ट इन द डेवलप्ड वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। रिसेंट ईयर्स में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें साउथ कोरिया का जो ये फर्टिलिटी रेट है ऑफ 0.75 ये अभी भी लोएस्ट है, ठीक है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ऑब्वियसली, अब अगर पॉपुलेशन वापस होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे देशों में समस्या ये आती है कि एक बार आपकी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो मतलब जो आप कह सकते हैं जो वर्किंग क्लास है वो ओल्ड एज बन जाता है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए नीचे से सफिशिएंट पॉपुलेशन आती नहीं है। तो ऐसे देशों में ये प्रॉब्लम आ जाती है एक समय के बाद कि वहाँ पर जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है उसकी संख्या में बहुत कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से डेमोग्राफिक क्राइसिस इसको कहा जाता है,
ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा अबाउट साउथ कोरिया। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब इकोनॉमी वाले पेज पे एक अपॉइंटमेंट है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर एक्सप्लेन पेज पे चलते हैं। ये है फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे टू बी द न्यू चीफ ऑफ मार्केट्स रेगुलेटर सेबी। सेबी जो है दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके ये नए क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, तुहिन कांता पांडे। ये अभी बेसिकली फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी है, यानी कि वित्त और राजस्व के सचिव हैं, और अब ये अगले चेयरमैन होंगे जो कैपिटल मार्केट्स का रेगुलेटर है दैट इज सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके ये चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे। ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट जो है वो 3 सालों के लिए होगा। जो अभी करंट 3 साल के टेन्योर पे सेबी की चेयरपर्सन थी दैट इज माधवी पुरीबुच, उनका कार्यकाल आज पूरा हो रहा है, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द मार्केट कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू हेड सेबी को हेड करने वाली अभी तक की पहली और एकमात्र महिला कौन थी, माधवी पुरीबुच। उनका कार्यकाल अब पूरा हो रहा है आज, और कल से जो सेबी के नए चीफ होंगे दैट विल बी तुहिन कांता पांडे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी यहाँ पर बताया गया है कि अभी वैसे जनरली क्या होता था कि जो सेबी के चीफ बनते थे वो प्राइवेट सेक्टर का कोई जो मतलब प्रोमिनेंट पर्सन होता था वो बनता था, लेकिन यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट के ऊपर भरोसा जताया गया है। और अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि आरबीआई के जो गवर्नर बनाए गए दैट इज संजय मल्होत्रा, ही वॉज ऑल्सो ए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो है इनको भी एक आईएएस ऑफिसर यहाँ पर ये भी एक आईएएस ऑफिसर ही हैं 1987 बैच के। ठीक है, 1987 बैच के उड़ीसा काडर के ये आईएएस ऑफिसर हैं, और इनको अब बना दिया गया है सेबी का चीफ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है इज़ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका अपॉइंटमेंट किया है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है कैबिनेट की वही अपॉइंटमेंट्स करती है इस तरीके की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वही हो गया। ठीक है, और याद रखिएगा 1987 बैच के ये उड़ीसा काडर के आईएएस ऑफिसर है, और इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, माधवी पुरीबुच को। ठीक है, चलिए, आई होप बात क्लियर है। ध्यान रखिएगा न्यू अपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सप्लेन पेज पर हम लोग 2-3 आर्टिकल्स देखेंगे। एक आर्टिकल ये है कि वाई तमिलनाडु एंड सेंटर आर क्लैशिंग ओवर एनईपीज 3 लैंग्वेज फार्मूला, कि क्यों तमिलनाडु और केंद्र जो है उसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसमें जो 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया है उसको लेकर क्लैश यहाँ पर क्यों चल रहे हैं, एक ये बात करेंगे। एक इंडिया और यूरोपियन यूनियन की पार्टनरशिप को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अभी जो यूरोपियन यूनियन के जो कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स हैं लेड बाय द यूरोपियन कमिश्नर प्रेसिडेंट दैट इज़ उर्सुला वेंडर लॉयन, ये इंडिया आए हुए हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर बात होगी। और यहाँ पर एक बात होगी इन एससी स्टेइंग लोकपाल ऑर्डर ऑन हाईकोर्ट जज, एक हाईकोर्ट जज को लेकर लोकपाल ने एक फैसला यहाँ पर दिया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। अब क्या ये पूरा मामला है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे 3 आर्टिकल्स मेन जो रहेंगे वो ये हैं, और एक मैंने आपको ये वाला बता दिया जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है, और एक वो साउथ कोरिया वाला। ठीक है, चलो तो क्या करके इन आर्टिकल्स को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाई तमिलनाडु एंड सेंटर आर क्लैशिंग ओवर एनईपीज 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने जो तमिलनाडु में एक स्कीम चलनी है दैट इज़ समग्र शिक्षा स्कीम, उसके लिए फंड्स जो है वो केंद्र से आना है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर की स्कीम है। इस स्कीम के बारे में आई होप आपने शायद इकोनॉमी में पढ़ा भी होगा, जहाँ पर एजुकेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो सेंटर ने उस स्कीम के लिए जो फंड्स हैं वो यहाँ पर रोक दिए। ठीक है, मतलब तमिलनाडु को फंड नहीं दिया जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु ने रिफ्यूज़ किया है कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की उसको इम्प्लीमेंट करने से उन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को कड़े शब्दों में एक लेटर लिखा गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि जो 2152 करोड़ रुपए पेंडिंग है इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, जो समग्र शिक्षा अभियान है, ठीक है, इस स्कीम के लिए पैसा जो है वो रिलीज़ किया जाए। दैट स्कीम इज़ मेंट टू सपोर्ट द प्रोविजंस ऑफ द आरटीई एक्ट। आरटीई जो बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट है,
उसके प्रोविजंस को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम है, तो इस स्कीम का पैसा जो है वो रिलीज़ किया जाए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो अब जो यहाँ पर ये क्लैश चल रहा है बीजेपी लेड सेंटर और डीएमके रूल तमिलनाडु के बीच में, वो क्या है? जो क्लैश है वो अबाउट द 3 लैंग्वेज फार्मूला है, जो कि एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। सेंटर ये कहती है कि दिस पॉलिसी इज मेंट टू एंश्योर दैट यूथ गेट एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, केंद्र का ये कहना है कि इस पॉलिसी से ये फ़ायदा होगा, ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो युवा हैं उनको अक्रॉस द रीजन्स यानी कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार मिलेगा। तमिलनाडु ने ये कहा है कि ये एक अटेम्प्ट है, ये एक प्रयास है कि उनके ऊपर, उनके राज्य के ऊपर हिंदी को थोपा जा रहा है। ठीक है, हिंदी को उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। तो ये बेसिकली उसको इस नज़रिए से देखते हैं, और केंद्र सरकार कहती है कि इससे ये फ़ायदा होगा कि युवाओं को अक्रॉस द रीजन्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब तमिलनाडु में ऑलमोस्ट सेंचुरी ओल्ड हिस्ट्री है एंटी हिंदी एजुटेशन को लेकर। ठीक है, हिंदी भाषा के खिलाफ वो लोग कई सारे इस तरीके के एजुटेशंस करते रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है तमिलनाडु के लिए। ठीक है, अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग द सदर्न स्टेट्स सच एज केरला एंड केरला एंड कर्नाटक, it follows a 2 language formula in which students are taught only Tamil and English। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये लोग 2 लैंग्वेज फार्मूला को जो है वो फॉलो करते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 भाषाएं सिखाई जाती है स्कूल से लेकर आगे, मतलब पूरी एजुकेशन के दौरान। और वो 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं? दैट इज़ तमिल एंड इंग्लिश। ठीक है, 3 लैंग्वेज वहाँ पर नहीं होती है। अब लैंग्वेज डिबेट इन एजुकेशन को लेकर हम बात करें तो द डिबेट ओवर लैंग्वेज पॉलिसी इन एजुकेशन रिगार्डिंग बोथ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस हैज़ एग्जिस्टेड सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये जो डिबेट रही है एजुकेशन में लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर, जो डिबेट रहा है, चाहे वो ये हो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस भाषा में होगा और कौन सी भाषाएं जो है वो पढ़ाई जाएंगी, तो इस तरीके का डिबेट जो है वो आज का नहीं है। जब से आज देश आज़ाद हुआ है तब से ही इस तरीके के डिबेट्स होते रहे हैं। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था 1948-49 में, जिसको चेयर किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जो बाद में जाके भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। उन्होंने इस टॉपिक को डिटेल में एग्जामिन किया, और ये उस समय का एक काफ़ी पॉलिटिकल हॉट पोटैटो हुआ करता था, मतलब एक काफ़ी गर्म राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था। अब कमीशंस ने जो रिपोर्ट दी अपनी, उसमें ये कहा कि नो अदर प्रॉब्लम हैज़ कॉज्ड ग्रेटर कंट्रोवर्सी अमंग एजुकेशनिस्ट एंड इवोक्ड मोर कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ फ्रॉम आवर विटनेसेस। ठीक है, कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या ऐसा मुद्दा नहीं रहा है जिसमें एजुकेशनिस्ट के बीच में इससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई हो, है ना, और जो हमारे विटनेसेस हैं उनसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ आए हैं, है ना। बिसाइड्स द क्वेश्चन इज सो रैप्ड अप इन सेंटिमेंट दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंसिडर इट इन अ काम एंड डिटैच्ड मैनर। तो कमीशन का ये कहना था कि ये जो सवाल है लैंग्वेजेस को लेकर, ये सेंटिमेंट में इतना ज़्यादा मतलब रैप्ड है, मतलब इट इज़, आप कह सकते हैं इट इज़ अ, मतलब इसको पूरा सेंटिमेंट के नज़रिए से देखा जाता है कि इसको अलग से एक काम और एक डिटैच्ड मैनर में कंसिडर करना, इसके ऊपर विचार करना बहुत ही मुश्किल है। अब ये जो राधाकृष्णन कमीशन था, इन्होंने फेवर किया हिंदी को एज इंडियाज़ फेडरल लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि इंडिया की जो फेडरल लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए? हिंदी। ठीक है, सभी फेडरल एक्टिविटीज़ के लिए लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल, कल्चरल, इन सब के लिए यूज़ होनी चाहिए हिंदी। और जो लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वुड सर्व द प्रोविंसेस। ठीक है, मतलब प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स के लिए रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो हो सकती हैं। एट द सेम टाइम कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया दैट इमीडिएटली अबेंडनिंग इंग्लिश वुड बी इम्प्रैक्टिकल, कि एकदम से जो है वो देश अभी, मतलब आज़ादी के समय की बात हो रही है कि देश अभी नया नया बना है, तो इंग्लिश को एकदम से ख़त्म करना ये भी ठीक नहीं होगा, है ना, ये इम्प्रैक्टिकल होगा। और ये कहा गया कि इंग्लिश वुड हैव टू कंटिन्यू एज द मीडियम फॉर फेडरल बिजनेसेस टिल सच टाइम दैट ऑल द प्रोविंसेस आर रेडी फॉर द चेंज हैविंग स्प्रेड द फेडरल लैंग्वेज एडिक्वेटली। ठीक है, कि इंग्लिश को एज अ फेडरल बिजनेस के लिए एज अ मीडियम इसको जारी रखा जाए, और तब तक जारी रखा जाए जब तक सारे के सारे प्रोविंसेस जो हैं वो बदलाव के लिए तैयार ना हो, और वहाँ पर जो फेडरल लैंग्वेज है वो पूरी तरीके से फैल ना गई हो, तब तक इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। एकदम से इंग्लिश को ख़त्म करना या बंद करना या उसका यूज़
रोक देना वो ठीक नहीं होगा। अब इसके बाद 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करें तो यही जो कमीशन था, राधाकृष्णन कमीशन जो था, इसी ने पहली बार प्रपोज किया था व्हाट वुड लेटर बिकम द 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने ये बात पहली बार प्रपोज की थी, जो बाद में आगे जाके 3 लैंग्वेज फार्मूला स्कूल एजुकेशन के लिए बन जाता है। इन ऑर्डर टू इनेबल एवरी रीजन टू टेक इट्स प्रॉपर शेयर इन फेडरल एक्टिविटीज एंड टू प्रमोट इंटर प्रोविंशियल अंडरस्टैंडिंग एंड सॉलिडरिटी, educated India has to make up its mind to be bilingual and pupils at a higher secondary and university stages will have to know 3 languages। ठीक है, ये उस कमीशन में कहा गया कि हर रीजन को इनेबल करने के लिए और उस रीजन का जो फेडरल एक्टिविटीज़ है उसमें प्रॉपर शेयर हो, इंटर प्रोविंशियल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, सॉलिडरिटी बढ़े, इसके लिए जो एजुकेटेड इंडिया है उसको अपना जो माइंड है वो बाइलिंगुअल बनाना होगा। ठीक है, और जो हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी स्टेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्यूपल्स हैं, उनको 3 लैंग्वेजेस जो है वो जाननी होंगी, ऐसा कमीशन में कहा गया। ठीक है, एंड दिस मेंट दैट बियॉन्ड वन रीजनल लैंग्वेज एवरी पर्सन शुड बी एक्वेंटेड विद अ फेडरल लैंग्वेज एंड हैव द एबिलिटी टू रीड बुक्स इन इंग्लिश। तो बेसिकली ये कहा गया कि रीजनल लैंग्वेज के अलावा हर स्टूडेंट जो है वो फेडरल लैंग्वेज के साथ एक्वेंटेड हो, मतलब उससे वाकिफ़ हो, उससे फेमिलियर हो, और उनके पास ये एबिलिटी या ये क्षमता हो कि वो इंग्लिश में बुक्स पढ़ सकें। मतलब उनके लिए ये 3 लैंग्वेज फार्मूला बताया गया कि एक उनकी रीजनल लैंग्वेज, एक फेडरल लैंग्वेज जिसको हिंदी कहा गया दैट इज़ हिंदी, और तीसरा इंग्लिश। ठीक, अब ये प्रपोजल जो है वो नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑफ 64-66 दैट इज़ द कोठारी कमीशन, उसने एक्सेप्ट किया और इसको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 विच वॉज पास्ड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए फॉर्मूला प्रपोज्ड दैट स्टूडेंट्स लर्न अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, प्रिफरेबली वन ऑफ द साउथ सदर्न लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो उसमें यह कहा गया कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, प्रिफरेबली कोई सदर्न लैंग्वेज, सदर्न स्टेट की लैंग्वेज जो है उसको लर्न करेंगे। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके लिए बोला गया हिंदी अलॉन्ग विद द रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। तो उनके लिए कहा गया कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो इंग्लिश और अपनी रीजनल लैंग्वेज के अलावा हिंदी वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बातें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आती है 1986 में, जिसको राजीव गांधी की सरकार पास करती है, और अभी जो लेटेस्ट NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसमें भी इस फॉर्मूले को रिटेन किया गया है। हालांकि जो ये अभी वाली पॉलिसी है 2020 वाली, इसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दी गई है। अनलाइक प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसीज, दी 2020 NEP मेक्स नो मेंशन ऑफ हिंदी। ठीक है, प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसीज में हिंदी का क्लियर मेंशन था, लेकिन यहाँ पर हिंदी का मेंशन नहीं है। ठीक है, जो नई वाली पॉलिसी है उसमें यह लिखा गया है कि द 3 लैंग्वेजेस लर्न बाय द चिल्ड्रन विल बी द चॉइसेस ऑफ द स्टेट्स, रीजन एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। कि जो 3 लैंग्वेज पढ़ने की बात है उसका चॉइस स्टेट्स की रहेगी, जो रीजन है उसकी रहेगी, और स्टूडेंट्स की खुद की चॉइस रहेगी, सो लॉन्ग एज एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेजेस आर नेटिव टू इंडिया। कि कम से कम 3 में से 2 लैंग्वेजेस जो है वो इंडिया की ओरिजिनल या नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट इन थ्योरी, यानी कि थ्योरेटिकली एक स्टेट जो है वो बच्चे को कोई भी 2 लैंग्वेजेस, 2 इंडियन लैंग्वेजेस सिखा सकता है, विद नाइदर ऑफ देम बीइंग हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ना तो हिंदी ना इंग्लिश, और उसके अलावा 2 लैंग्वेजेस वो हिंदी, मतलब उसको अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस उसको सिखा सकते हैं जो इंडियन लैंग्वेजेस हों। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर का जो स्टैंड है उसकी अगर हम बात करें, ओवर सेवरल ईयर्स, यानी कि कई सालों तक, सेंटर हैज़ मेंटेन्ड दैट एजुकेशन इज इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि एजुकेशन जो है वो हमारा जो आपका ये है शेड्यूल है 7, उसमें जो 3 लिस्ट दी गई है दैट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। एंड दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स। कि 3 लैंग्वेज फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन ये राज्यों की जिम्मेदारी है। 2004 में उस समय यूनियन HRD मिनिस्टर हुआ करते थे अर्जुन सिंह, कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने ये कहा था कि द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला इज रिकमेंडेटरी। कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने में जो केंद्र सरकार की भूमिका या रोल है वो सिर्फ रिकमेंडेशन देने की है।
इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन ये पूरी की पूरी तरीके से जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की। इसके बाद एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने 2014 में भी यही बात कही कि दैट इट वाज अप टू द स्टेट्स टू फाइनलाइज देयर ओन करिकुला एंड सिलेबस, कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्य ही जो है वो अपना सिलेबस, अपना करिकुलम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। हाउएवर अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने ये जो समग्र शिक्षा फंड्स का रिलीज है उसको लिंक कर दिया है टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनईपी, इफेक्टिवली फोर्सिंग द हैंड्स ऑफ द स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू देयर रिस्पेक्टिव एजुकेशन पॉलिसीज। ठीक है, कि मतलब अब जब ये सारी बात है कि ये राज्यों के ऊपर छोड़ना है कि राज्य उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, बट अब ये समग्र शिक्षा अभियान का पैसा नहीं दे रहे राज्यों को, तो इसलिए राज्य जो है वो मजबूर है, इसीलिए ये बातें सामने निकल के आ रही हैं। ठीक है, कि उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो इस तरीके की पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो तभी यहाँ पर इस तरीके का क्लैश पूरा चल रहा है। क्लियर है बात? हालांकि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना नहीं करना या उसको लेकर मतलब मैं ये कहूँ कि पैसा फंड रोकना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट इसको सरकार ने किस तरीके से लिंक यहाँ पर किया है वो बता रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब बात करते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के पार्टनरशिप को लेकर। तो देखो, तो ऐसे समय में जब यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच के जो संबंध हैं उनमें थोड़ा सा प्रेशर वाली सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे समय में यूरोपियन कमीशन के जो लार्ज डेलीगेशन है, यूरोपियन कमीशन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के, वो नई दिल्ली में है 2 दिन के विजिट में। 22 ऑफ द 27 कमिश्नर्स आर पार्ट ऑफ द डेलीगेशन, जिसको लीड कर रहे हैं यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट दैट इज़ उर्सुला वॉन डर लेयन। और ये फर्स्ट ट्रिप है ऑफ यूरोप बाय द कॉलेज दैट टुक ऑफिस इन दिसंबर। ठीक है, इस कॉलेज ने दिसंबर में अपना पद संभाला है, उसके बाद ये इनकी पहली विजिट है और इस तरीके के सभी कमिश्नर्स की ये पहली इंडियन विजिट है। इंडियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि द विजिट ऑफ द कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स मार्क्स अ सिग्निफिकेंट न्यू फेज इन बायलैटरल रिलेशंस, कि इस तरीके के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की जो विजिट हुई है ये एक बायलैटरल दोनों मतलब यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच की जो बायलैटरल रिलेशंस है उसका ये एक नया फेज़ है, क्योंकि इंडिया और यूरोप जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तीसरे दशक में जो है वो एंटर कर रहे हैं। इंडिया ईयू का जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है दैट इज टीटीसी, बायलैटरल्स बिटवीन द इंडियन मिनिस्टर्स एंड यूरोपियन कमिश्नर्स एंड द मीटिंग ऑफ द लीडर्स लेवल विल डाइवर्सिफाई इंगेजमेंट। इन सब की मीटिंग होगी, इससे क्या होगा कि जो इंगेजमेंट है वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कई सारे एरियाज़ में बढ़ेगा, और वो एरियाज़ कौन कौन से हैं? लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर एज वेल एज ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, वाटर मैनेजमेंट, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, डिफेंस एंड स्पेस। तो इन सेक्टर्स में जो आपका इंगेजमेंट है वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा, बढ़ेगा। अब डीपनिंग रिलेशनशिप यानी कि गहरे होते संबंधों की अगर हम बात करें तो भारत ने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ, जो बेसिकली बाद में यूरोपियन यूनियन बनता है, उसके साथ पहले इंडिया ने अपने संबंध जो है वो बनाने शुरू किए डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1962 में। एक जॉइंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो 1993 में साइन किया गया और एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो 1994 में। इससे रास्ता बनता है इंडिया और यूरोप के बीच के संबंधों के मजबूत होने का। मल्टी टीयर इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ कोऑपरेशन हैज़ बीन प्रिसाइडेड ओवर बाय द इंडिया और ईयू समिट्स। इसकी 15 इस तरीके की समिट जो है वो अभी तक हो चुकी हैं। पहली समिट जो है वो लिस्बन में हुई थी, दैट इज़ इन पोर्तुगल, जून 2000 में। और बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी थी एट द 5th समिट इन दी हेग, नीदरलैंड्स के हेग में 2004 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो है ईसी के यानी कि यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ उर्सुला वॉन डर लेयन, इनकी अभी तक कम से कम 7 बार मुलाकात हो चुकी है। ठीक है, ये 2022 में इंडिया में इनकी ऑफिशियल विजिट हुई थी, जिस दौरान इन्होंने रायसीना डायलॉग में एज अ चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट किया था और इनॉग्रल एड्रेस वहाँ पर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट वॉन डर लेयन की मुलाकात जो G20 का जो रियो समिट हुआ था नवंबर 2024 में, वहाँ पर भी मुलाकात हुई थी। और इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री ने बात की थी प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल दैट इज़ एंटोनियो कोस्टा के साथ भी। ठीक है, तो यानी कि भारत और यूरोप के रिश्तों की यहाँ पर बात की जा रही है।
ठीक है, आगे देखिए, मीटिंग्स एंड द इनिशिएटिव्स। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आर रोड मैप टू 2025, इसको अडॉप्ट किया गया। जो लास्ट इंडिया और यूरोपियन यूनियन की समिट हुई थी जुलाई 2020 में, उसमें लीडर्स की जो मीटिंग हुई मई 2021 में, दोनों साइड्स ने यह अनाउंस किया कि नेगोशिएशंस जो हैं वो फिर से शुरू किए जाएंगे फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को लेकर, एंड एन एग्रीमेंट ऑन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। दे ऑल्सो लॉन्च एन एम्बिशियस कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। ये चीज़ें यहाँ पर लॉन्च हुई। इसके बाद 2022 में जब इनकी मीटिंग होती है तो मोदी और वेंडर लाइन ने अनाउंस किया द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिया EU TTC एज अ स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म टू टैकल चैलेंजेस ऑफ एट द नेक्सस ऑफ ट्रेड, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, कि इनमें जो चैलेंजेस हैं उनको दूर किया जाएगा। उसके लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो TTC है उसको एज अ स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया। जो TTC है, अ न्यू फ्रंटियर सिमिलर टू द इनिशिएटिव ऑफ फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विद द US और द टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव विद द यूनाइटेड किंगडम। ये रिप्रेजेंट करता है 3 सिग्निफिकेंट पिलर्स ऑफ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के कोऑपरेशन के। एक है डिजिटल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, एक है क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, और एक है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन्स। ठीक है, तो बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट पिलर्स को बताता है, दैट इज ये जो TTC है ये। ठीक है, जैसे अमेरिका के साथ हमारा ICET है ना, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, या फिर UK के साथ हमारा ये है, दैट इज टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ ये है, दैट इज TTC। ठीक है, अब जो पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग है TTC की वो मई 2023 में हुई थी, और दूसरी मीटिंग जो है वो आज होगी इन नई दिल्ली में। ठीक है, इन द वेरियस मीटिंग्स बिटवीन द टू साइड्स द इशू ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन के इशू के ऊपर बात हुई है, इंक्लूडिंग दी जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है, जिसको लेकर US अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ डन अ रिमार्केबल स्विच। ठीक है, ये इन्होंने एकदम से स्विच इसको लेकर किया है, और यूरोपियंस इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न में है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, है ना। अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हैव बीन नेगोशिएटिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर द लास्ट डिकेड एंड अ हाफ। पिछले लगभग 15 वर्षों से इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशन कर रहे हैं। इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट फॉर एन एग्रीमेंट इज स्ट्रॉन्ग दैट द EU इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गुड्स एंड बायलैटरल ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड 90% ओवर द पास्ट डिकेड। तो इसमें यह कहा गया है कि भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इन गुड्स में, ठीक है, वो कौन है? यूरोपियन यूनियन। और दोनों देशों के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो पिछले लगभग एक दशक में 90% बढ़ा है। बायलैटरल ट्रेड इन गुड जो है वो $135 बिलियन था 2023-24 में, और इंडिया का एक्सपोर्ट्स जो है वो यूरोपियन यूनियन को $76 बिलियन का था, और इंपोर्ट जो है वो $59 बिलियन का था। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हम गुड्स में बात कर रहे हैं तो वी हैव अ ट्रेड सरप्लस। ठीक है, और वहीं अगर हम बायलैटरल ट्रेड इन सर्विसेज की बात करें तो ये $53 बिलियन का है, जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन का है और इंपोर्ट्स $23 बिलियन का है। मतलब यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो वी हैव अ ट्रेड सरप्लस। ठीक है, चाहे गुड्स में बात करें या सर्विसेज में या ओवरऑल। इसके बाद जो हमारा क्यूमुलेटिव FDI है जो यूरोपियन यूनियन से आया है, मतलब FDI जो इंडिया में आया है अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 के बीच में, ये $117.7 बिलियन है, जो कि इंडिया में जितना FDI आता है उसका लगभग 16% के आसपास है। और इंडियन FDI आउटफ्लो की बात करें, मतलब इंडिया से जो FDI बाहर गया है यूरोपियन यूनियन में, वो लगभग $40 बिलियन के आसपास है, वही अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2024, अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2024 के पीरियड में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से FDI भी ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि नेट FDI इनफ्लो है यूरोपियन यूनियन से हमारे देश में। इसके बाद टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, जो इस तरीके का डेटा दिया होता है ना ट्रेड वगैरह को लेकर, इसको ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, और मेंस में अगर आपको कभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच के रिलेशन को लेकर कोई आंसर लिखने को आता है तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज़ दीज डेटा। ठीक है, तो इस डेटा को आप लोग ज़रूर जो है वो कहीं पर अलग से ज़रूर नोट करके रखें। जिस भी मतलब ऐसे देशों के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, तो ट्रेड वगैरह का डेटा आता है तो उसको आप लोग ज़रूर अलग से नोट डाउन करके रखें, सो दैट कि वो आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, इसके बाद टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हैज़ अज्यूम्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस एंड अर्जेंसी इन व्यू ऑफ चाइनाज एडवांसमेंट इन दिस फील्ड। ठीक है,
तो दोनों देशों के बीच में यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है वो इसलिए भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाती है और उसमें अर्जेंसी की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि चाइना जो है वो इस फील्ड में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बाइलेटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इज कैरिड आउट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑफ 2007 और इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन है इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग was signed in November 2022 and in November 2023 the two sides signed a memorandum of understanding on semiconductor R&D cooperation. The following month the European Union participated in the GPAI that is Global Partnership on AI Summit नई दिल्ली। तो ये सारे इनके टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी फैसले लिए गए हैं उसकी बात है। इसके बाद ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर बात करें तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ग्रीन हाइड्रोजन कोऑपरेशन है इनिशिएटिव उसके अंतर्गत इंडिया वाज एक्सक्लूसिव पार्टनर कंट्री एट द यूरोपियन हाइड्रोजन वीक इन ब्रसल्स इन नवंबर 2024। ठीक है, इंडिया जो है वो एक्सक्लूसिव पार्टनर कंट्री था और यूरोपियन यूनियन वाज अ मेजर पार्टनर इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली दैट सितंबर। ठीक है, तो दिल्ली में जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ग्रीन हाइड्रोजन उसमें भी यूरोपियन यूनियन मेजर पार्टनर था। तो यानी कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसमें भी दोनों का आप रिलेशन देख सकते हैं। द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ कमिटेड टू सपोर्टिंग इंडियन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स विद फंडिंग ऑफ 1 बिलियन यूरोज़। तो इसमें जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है उसने कमिट किया है कि वो इंडिया के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। कैसे? 1 बिलियन यूरोज़ की फंडिंग के थ्रू। Indian or European companies are collaborating in the renewable and hydrogen sectors with the aim of developing a green hydrogen ecosystem in India by 2030। तो इंडियन और यूरोपियन कंपनी जो है वो एक साथ मिलके इंडिया के रिन्यूएबल और हाइड्रोजन सेक्टर्स में कोलैबोरेट कर रही हैं, काम कर रही हैं और एम ये है कि इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाया जाए 2030 तक। अब पीपल टू पीपल टाइज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग पीपल टू पीपल टाइज इज़ वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशनशिप। इंडिया का जो डायस्पोरा यूरोपियन यूनियन में बढ़ रहा है उसमें लार्ज नंबर में स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं और स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स को लार्जेस्ट शेयर यानी कि 20% से ज़्यादा मिला है ऑफ द EU ब्लू कार्ड इशूड इन 23-24, यानी कि वहाँ के जो ब्लू कार्ड इशू होते हैं प्रोफेशनल्स को तो उसमें इंडियंस को सबसे ज़्यादा मिला है 20%। ठीक है, और पिछले 20 सालों में मोर देन 6000 इरास्मस स्कॉलरशिप जो है वो अवार्ड की गई है इंडियन स्टूडेंट्स को, मेकिंग देम अमंग द टॉप रेसिपिएंट्स ऑफ द स्कॉलरशिप। सबसे ज़्यादा इस स्कॉलरशिप को पाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स हैं। मोर देन 2700 इंडियन रिसर्चर्स हैव बीन फंडेड बाय मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी एक्शंस दैट इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम होराइजन यूरोप। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मतलब रिसर्चर्स हैं उनको भी इस तरीके का फंडिंग यहाँ से प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसके बाद डिफेंस और स्पेस में बात करें तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस कोऑपरेशन। ठीक है, डिफेंस कोऑपरेशन में भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं और स्पेशली मैरीटाइम सिक्योरिटी में और जो ये इंडो पैसिफिक का रीजन है उसमें, है ना, अंडर दी ESIWA+ प्रोग्राम। क्योंकि ये इसलिए भी क्रिटिकल है क्योंकि चाइना का जो मैरीटाइम प्राउवेस है वो यहाँ पर और एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, तो उसको लेकर भी या उसको काउंटर करने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो है वो अक्टूबर 2023 में हुई थी इन द गल्फ ऑफ गिनी और दोनों साइड्स ने या दोनों देशों ने स्टेप अप किया है कोऑर्डिनेशन ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर, पायरेसी एंड काउंटर टेररिज्म। इसरो के जो PSLV है उसने यूरोपियन यूनियन का प्रोबा 3 मिशन अभी दिसंबर 2024 में लॉन्च किया था और इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 3 में और आदित्य L1 मिशन में भी कोऑर्डिनेट किया है और इसमें MOU साइन किया गया है कि जो गगनयान है दैट इज़ इंडिया का जो पहला स्पेस फ्लाइट मिशन होगा उसमें भी ये सपोर्ट इंडिया को करेंगे। ठीक है, उसमें भी ये कोऑपरेट करेंगे, तो उसके लिए भी MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का जो पार्टनरशिप है उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर डायरेक्ट इंडिया और यूरोपियन यूनियन को लेकर आपके सवाल पूछे जाते हैं या इंडिया और यूरोप को लेकर बात की जाती है तो आप यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंटरनेशनल रिलेशंस का ये आर्टिकल बनता है। इसके बाद हम लोग ये वाला आर्टिकल पर आते हैं। इन स्टेइंग द लोकपाल ऑर्डर ऑन हाईकोर्ट जज
क्वेश्चन ऑफ कंप्लेंट्स प्रोसीजर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक लोकपाल के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया जिसने कॉग्निजेंस लिया था ऑफ अ करप्शन कंप्लेंट अगेंस्ट एन अननेम्ड हाईकोर्ट जज। एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ करप्शन का मामला था, है ना, उसका कॉग्निजेंस लेते हुए लोकपाल ने एक ऑर्डर पारित किया और उस ऑर्डर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। देखो 2027 का ऑर्डर था, उसमें लोकपाल बेंच जिसको लीड कर रहे थे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज दैट इज AM खानविलकर, उन्होंने ये कहा कि इट हैड द पावर टू हेयर करप्शन कंप्लेंट्स अगेंस्ट फॉर्मर जजेस अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, कि 2013 का जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है या जिसको लोकपाल एक्ट भी कहा जाता है शॉर्ट में, उसके अंतर्गत लोकपाल के पास ये पावर है कि वो फॉर्मर जजेस के खिलाफ इस तरीके की जो करप्शन के कंप्लेंट्स हैं वो सुन सकते हैं। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस केस किया और 3 जजों की बेंच दैट इज जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत एंड जस्टिस अभय S ओका, इन्होंने ये कहा है कि ये समथिंग दिस इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। ठीक है, जब इन्होंने इस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगाया तो कहा कि ये बहुत मतलब डिस्टर्बिंग है। ठीक है, इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 18 मार्च को होनी है। फिलहाल यहाँ पर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रैशनल या जो तर्क दिया है वो ये कहा है कि वाइल द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रीवियसली एक्नॉलेज्ड क्रिटिसिज्म ऑफ जजेस, इट्स रिस्पॉन्सेज हैज ऑलवेज बीन बैलेंस्ड विद इट्स एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस एंड द जुडिशरी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पास्ट में भी जजेस का क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है, या जजेस के क्रिटिसिज्म को एक्नॉलेज किया है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स हमेशा जो है वो इस तरीके का रहा है कि वो जजेस और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इट हैज़ सॉट टू एस्टैब्लिश सेफ गार्ड अगेंस्ट पॉसिबल केसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवररीच। ठीक है, उसने इस तरीके के सेफ गार्ड्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका कहीं ओवर रीच ना हो जाए। ठीक है, लोकपाल एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि है अंडर द एजिज ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, 27 जनवरी का जो ऑर्डर था उसको एडमिटिंग इट्स 27 जनवरी ऑर्डर could have opened a new avenue for complaints against judges without abiding by the process earlier laid down for such cases। ठीक है, अगर ये 27 जनवरी का जो ऑर्डर है इसको एडमिट कर लिया जाता तो इससे फिर जजेस के अगेंस्ट केसेस को लेकर या कंप्लेंट्स को लेकर एक नया एवेन्यू या एक नया आप कह सकते हैं एक मतलब एक वो शुरू हो जाती है, एक जैसे कह सकते हैं ना कि एक केस ऐसा कंप्लेंट हो गई तो फिर और भी इस तरीके के केसेस आते सामने। ठीक है, एंड दिस इज़ विदाउट अबाइडिंग बाय द प्रोसेस अर्लियर लेड फॉर सच केसेस। ऐसे केसेस के लिए जो पहले से एक प्रोसेस बनाया गया है वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। फिर अब जजेस के अगेंस्ट जो कंप्लेंट होती है, IPC का जो सेक्शन है दैट इज 77, वो ये कहता है कि दैट अ जज कैन नॉट बी चार्ज विद एन ऑफेंस इफ द एलिगेशन इज रिलेटेड टू द एक्सरसाइज ऑफ हर ऑफिशियल ड्यूटीज़। ठीक है, कि किसी भी जज को आप किसी ऑफेंस में चार्ज नहीं कर सकते इफ़ द एलिगेशन इज़ रिलेटेड टू द एक्सरसाइज ऑफ हर ऑफिस, यानी कि अगर वो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करने के दौरान उन्होंने अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की है तो उसको लेकर आप उसके ऊपर ऑफेंस चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ये IPC में भी दिया गया है सेक्शन 77 में, और जो BNS है दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता, उसके भी सेक्शन 15 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड की है। एक केस है दैट इज़ के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का केस। जस्टिस वीरास्वामी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, इनकी जांच चल रही थी CBI के द्वारा इन अ डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस, मतलब आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में इनकी जांच हो रही थी, एंड हैड मूव्ड टू क्वैश द केस। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो ये मांग करी कि इस केस को जो है वो ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि दैट ही वॉज अ पब्लिक सर्वेंट एंड कुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, जो बाद में फिर एक नया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बन जाता है 1988 का। कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये एक पब्लिक सर्वेंट थे तो इनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है फॉर ऑफेंसेस अंडर दीज एक्ट। हाउएवर कोर्ट का ये भी कहना था कि दैट द प्रेसिडेंट मस्ट सैंक्शन एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट अ जज आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट अ जज फ्रॉम frivolous prosecution and unnecessary harassment।
एंड द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द सीजीआई। मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले ये एक इशू बताया था, किसके केस में बताया था? आपको याद है सत्येंद्र जैन का जो मैंने केस बताया था कि वहां पर प्रेसिडेंट ने अपना सैंक्शन दिया है। तो ये वही बात कह रहे हैं, ठीक है, कि प्रेसिडेंट मस्ट सैंक्शन एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट अ जज, कि प्रेसिडेंट जब सैंक्शन देंगे तभी जो है इस तरीके के जज के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस या उसकी जांच है ना या प्रोसिक्यूशन हो सकता है। और प्रेसिडेंट जो सैंक्शन देंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से देंगे, ठीक है। और इससे ये फायदा होगा कि जो जज हैं वो फ्रिवलेस प्रोसिक्यूशन से बच जाएंगे। फ्रिवलेस का मतलब होता है विच इज़ नॉट ट्रू, किसी को फंसाने के लिए कोई इस तरीके का केस चलाया गया हो वो चीज़, ठीक है। और अननेसेसरी उनका हरासमेंट नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द सीजीआई, कि सीजीआई जो एडवाइस देते हैं वो माननीय प्रेसिडेंट के लिए बाउंड है, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्य है या बाउंड है। नोटेबली द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट अ सिटिंग जज इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीजर फॉर इम्पीचिंग अ जज वेयर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि एक सिटिंग जज के अगेंस्ट जो केस फाइल करने का प्रोसीजर है वो एक जज को इम्पीच करने से अलग है, क्योंकि इम्पीचमेंट में पार्लियामेंट से अप्रूवल लगता है, ठीक है। अब लोकपाल के सामने जो केस है कि 2 कंप्लेंट्स वर फाइल्ड अगेंस्ट अ हाई कोर्ट जज एलिजिंग दैट ही हैड इन्फ्लुएंस्ड एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड अनदर हाई कोर्ट जज हु वर हियरिंग सूट्स फाइल्ड बाय अ कंप्लेनेंट अगेंस्ट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंप्लेंट्स जो हैं वो हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट लगाई गई हैं। उसमें यह कहा गया है कि पहले तो उन्होंने जो है एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को और एक और दूसरे हाई कोर्ट के जज को जो है वो इन्फ्लुएंस किया, जो सुनवाई कर रहे थे एक कंप्लेनेंट के द्वारा, कंप्लेनेंट मतलब जो शिकायत करता है उसके द्वारा एक प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट। अब कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता के अनुसार जो कंपनी है वो उस जज की क्या हुआ करती थी? क्लाइंट हुआ करती थी जब वो एडवोकेट होते थे। जब वो जज नहीं थे, जब वो एडवोकेट थे, तो वो कंपनी जो है उनकी क्लाइंट हुआ करती थी। लोकपाल ऑर्डर ओनली डील्स विद वेदर इट हैड द पावर टू हियर केस अगेंस्ट एन एससी जज एंड नॉट द मेरिट ऑफ द कंप्लेंट। तो लोकपाल का जो ऑर्डर है वो सिर्फ इस चीज़ से डील करता है कि क्या उसके पास किसी हाई कोर्ट जज के खिलाफ केस सुनने की पावर है या नहीं है, ठीक है। वो कंप्लेंट की मेरिट के ऊपर नहीं जाता है। यहाँ तक बात समझे। इसके बाद आगे लिखा है कि द लोकायुक्त एक्ट स्टेट्स दैट इट शैल अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट्स इन एंड आउटसाइड इंडिया। पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये जो एक्ट है वो पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा, लागू होगा, इंडिया में या इंडिया के बाहर भी। जो टर्म पब्लिक सर्वेंट है वो इस एक्ट के सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। हालांकि उसमें जजेस को इंक्लूड एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली कहीं पर जजेस वर्ड तो नहीं है, लेकिन जो सब सेक्शन एफ है वो ये कहता है कि दैट इट इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ चेयरपर्सन और मेंबर और ऑफिसर और एम्प्लॉय इन एनी ऑटोनॉमस बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और होली और पार्टली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोल्ड बाय इट। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है वो कौन होगा, वो उसमें लिखा गया है कि वो चेयरपर्सन हो, मेंबर हो या ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो किसी भी ऑटोनॉमस बॉडी का जिसको किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, और वो बॉडी होली यानी कि पूरी तरीके से या पार्टली फाइनेंस की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। इन अ सेपरेट केस इन जनवरी द लोकपाल अप्लाइड दिस डेफिनेशन एंड रूल्ड दैट इट कैन नॉट हेयर केसेस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। तो एक और मामले में लोकपाल ने इस डेफिनेशन को अप्लाई किया और ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल के सेक्शन 124 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के थ्रू एस्टेब्लिश्ड है और वो कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। जैसे ऊपर लिखा है कि ऑटोनोमस बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कंप्लेंट नहीं सुन सकता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको आर्टिकल के फॉर्म में बताता हूँ, बट स्टेटमेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकपाल हैज़ द पावर टू हियर केसेस अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजेस, दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि लोकपाल के पास ये पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट कंप्लेंट सुन सकता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जजेस एज पर दी लोकपाल एक्ट पब्लिक सर्वेंट्स नहीं है, ठीक है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ बॉडी दैट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज नॉट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। देयरफॉर
सुप्रीम कोर्ट जजेस, लोकपाल कैन नॉट हेयर द केसेस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट केस में जो लोकपाल है उसने ये पाया कि हाई कोर्ट जजेस डू नॉट शेयर द सेम स्टेटस। हाई कोर्ट के जजेस को लेकर ऐसा स्टेटस नहीं है। कई सारे हाई कोर्ट्स जो हैं दे आर एस्टेब्लिश्ड एंड रीस्ट्रक्चर्ड अंडर द हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये हाई कोर्ट जो है वो रीस्ट्रक्चर किए गए हैं, एस्टेब्लिश किए गए हैं, तो इसलिए वो और इन एक्ट्स के थ्रू किए गए हैं, तो ये एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए, है ना। एंड लोकपाल नोटेड दैट दीज वुड बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 specifically states that an act of parliament will include an act passed before the commencement of the constitution, ठीक है। क्योंकि उसमें ये मतलब इन्होंने इन चीज़ों को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट माना है, क्योंकि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है 1897 का वो स्पेसिफिकली ये कहता है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में वो एक्ट भी माने जाएंगे जो संविधान के शुरू होने से पहले पास किए गए हैं। लोकपाल स्टेटेड दैट इट विल बी टू नेव टू आर्ग्यू दैट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट विल नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ एक्सप्रेशन एनी पर्सन, ठीक है। लोकपाल ये कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेव होगा। नेव का मतलब होता है मतलब टू कैजुअल, ठीक है। ये आर्ग्यू करना कि जो हाई कोर्ट का जज है वो एक्सप्रेशन जो दिया गया है एनी पर्सन उसमें नहीं आएगा। लेकिन जो के वीरास्वामी रूलिंग है, एंड आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ कॉशन इट नोटेड दैट engaging in further proceedings before the Lokpal inevitably involves a probe into the allegations against the judge of a high court. Thus, before conducting an inquiry, the Lokpal ruled that it would be appropriate to forward the complaint to the CGI for guidance on how to proceed. तो उन्होंने यही कहा कि जो इसमें फर्दर प्रोसीडिंग होगी उसमें प्रोब होगी, उसमें जांच होगी, है ना। जो मतलब एलिगेशंस या आरोप लगाए गए हैं उनको लेकर जांच होगी, तो इसलिए इंक्वायरी करने से पहले लोकपाल का ये कहना है कि ये अप्रोप्रिएट रहेगा कि इस कंप्लेंट को सीजीआई के सामने फॉरवर्ड किया जाए और उन्हीं से फिर गाइडेंस ली जाए कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके ऊपर स्टे लगा दिया ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। अब उसकी अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकपाल, लोकायुक्त आप लोग पॉलिटी की बुक वगैरह से पढ़ते हैं, बट वो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अब मेन जैसे करंट अफेयर्स बन रहा है यहाँ पर, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि लोकपाल के जजेस जो हैं वो मतलब लोकपाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही वाला है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट वो हियरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। कैन नॉट हेयर अ केस अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि आप लोग इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो, प्रीलिम्स के लिए, है ना। और बाकी हमारा जो CSET का बैच है 999 में आपको मिल रहा है, इसकी एनरोल करने की लास्ट डेट आज है। कल से इस कोर्स में एनरोलमेंट जो है वो बंद हो जाएगा। तो आप में से अगर कभी भी कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ अभी एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर में आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, हम आपको इसका APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का जो बेसिक फ़ायदा है वो ये है कि आपने अगर किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू डाउनलोड उन वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को भी मिलेगा, इस सेंस में कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।